वर्मा परिवार में आज खुशी का दिन था। आज सुबह से ही वर्मा सदन में चहल पहल लगी हुई थी। चहल पहल हो भी क्यों ना, आखिर आज घर की छोटी बेटी की शादी जो थी। वर्मा परिवार एक सुखी और संपन्न परिवार था। मिस्टर वर्मा सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़े बेटे और बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और घर का सबसे छोटा बेटा अभी कुंवारा था। आज उनकी दूसरी बेटी की शादी थी। बारातियों के स्वागत के लिए खूब जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। दोनों भाई अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। वहीं मिस्टर वर्मा और मिसेज वर्मा थोड़े से चिंतित थे। उनकी चिंता भी तो जायज़ ही थी। आखिर एक बेटी के माता पिता अपने जीवन की सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके रखते हैं ताकि बेटी की शादी में कोई कमी ना रह जाए। अगर कोई कमी रह भी जाती है तो आने वाले समय में लड़की को उसके ससुराल वालों से बार बार सुनाया जाता है। एक बेटी के माता पिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पता नहीं कितनी ही रातें वह जागकर काट देते हैं। यही मिस्टर और मिसेज वर्मा के साथ हो रहा था। जब तक बेटी विदा नहीं हो जाती तब तक उन्हें ये चिंता तो लगी रहनी थी। उन्हें चिंता में देखकर उनका बड़ा बेटा मोहन उन दोनों से बोला, माँ और पापा, आप दोनों चिंता क्यों कर रहे हो, सब ठीक होगा। सुरेंद्र जी बोले, बेटा जब तक सब कुछ अच्छे से नहीं निपट जाता तब तक चिंता तो लगी रहेगी ना। उनकी बात का समर्थन करते हुए आभा जी बोली, हाँ बेटा, बस सब कुछ अच्छे से निपट जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तभी विशाल, जो कि उनका छोटा बेटा था, वह बोला, अरे माँ, आप दोनों ना चिंता मत कीजिए, हम सभी मिलकर दीदी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और इसके लिए हमने अच्छे से तैयारियां भी कर ली हैं। इसके लिए चिंता को मारिए गोली और हंसी खुशी दीदी के दूल्हे का स्वागत करने की तैयारी कीजिए। विशाल की बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। शाम होते होते सभी तैयार होने लगे। रेणु, जिसकी शादी आज थी, उसे पार्लर वाली तैयार करने में लगी थी। रेणु के साथ ही उसकी बड़ी बहन रीमा और भाभी सुरभि तैयार हो रही थी। तभी उनके कानों में पटाखों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, जिसे सुनकर रीमा और सुरभि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह रेणु को चिढ़ाने लगी। ओहो, लगता है दूल्हे राजा आ गए, रीमा ने रेणु को छेड़ते हुए कहा। तभी सुरभि भी रेणु को छेड़ते हुए बोली, बिल्कुल दीदी, अपनी दुल्हन को लेने दूल्हे राजा आ ही गए हैं। रीमा और सुरभि की बातें सुनकर रेणु के गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे। कुछ तो दुल्हन का निखार था तो कुछ शर्मो हया का। यहाँ पर बहन और भाभी रेणु को छेड़ने में लगी हुई थी तो बाहर दूल्हे और बारातियों का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा था। आखिरकार दूल्हे को स्टेज पर बिठाया गया। कुछ ही समय में रेणु दुल्हन का जोड़ा पहने धीरे धीरे से अपनी भाभी और बहन के साथ स्टेज की तरफ चली आ रही थी। इस समय जो भी रेणु को दुल्हन के रूप में देख रहा था वह सराहना किए बिना नहीं रह पा रहा था। रेणु को दुल्हन के जोड़े में देखकर सुरेंद्र जी और आभा जी की आंखें खुशी से नम हो गई। सुरभि और रीमा ने रेणु को स्टेज पर छोड़ा। पंडित जी के कहने से सही मुहूर्त में दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और फिर सभी बड़ों ने दोनों का आशीर्वाद दिया। पंडित जी के कहे मुताबिक शुभ समय पर दोनों को मंडप में बिठाया गया और मंत्र उच्चारण के साथ ही दोनों का विवाह संपन्न हो गया। सारी विधि विधान से विवाह संपन्न हो जाने के बाद वर्मा परिवार के लिए मुश्किल घड़ी तब आई जब रेणु की विदाई करने का वक्त हुआ। यही तो एक ऐसा समय होता है जब मजबूत से मजबूत पिता एकदम से कमज़ोर महसूस करने लगता है। जिस बेटी को इतने नाजों से पाला वो एक ही पल में पराई हो चली। वह बेटी अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पिया के घर चल पड़ी। विदाई के समय दोनों भाई बहन, भाभी, माता और पिता अपने आंसू ना रोक सके और गले लगकर रो पड़े। सभी से मिलकर रेणु अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने चल पड़ी। 5 से 6 घंटों के सफ़र के बाद आखिर रेणु अपने ससुराल पहुंच गई। रेणु ने एक नज़र सामने घर पर लगी नेम प्लेट पर लिखे नाम को देखा, जिस पर लिखा था शोभा निवास। अपने ससुराल में रेणु का स्वागत बड़े ही अच्छे से किया गया। पूजा पाठ करने के बाद और कुछ रस्में निभाने के बाद रेणु को हाल में बैठा दिया। उसके आसपास 2-3 औरतें भी बैठी हुई थी। पिछली रात से जगी होने की वजह से
रेणु को नींद भी बहुत आ रही थी और थकी हुई भी थी, पर ससुराल में किसी को भी रेणु के थके होने से कोई मतलब ही नहीं था। वह सब तो अपना खाना खाकर आराम करने चले गए। न तो किसी ने रेणु से खाने के लिए पूछा और न ही आराम करने को कहा। ये सब देखकर रेणु मायूस भी हो गई, पर नई जगह पर उसके लिए सब अनजान ही थे। काफ़ी देर बाद जाकर एक रिश्तेदार को उसके खाने का ध्यान आया और उसने उसे खाने को दिया। आराम तो फिर भी उसे मिला नहीं। रात के समय सभी ने खाना खाया और रेणु को एक कमरे में बिठा दिया। इस समय रेणु की आंखों में नींद भरी हुई थी। काफ़ी देर तक अपने पति का इंतजार करने के बाद आखिरकार रेणु की आंखें लग गईं और वह वैसे ही बेड पर लेटकर सो गई। रात के करीब 12 बजे उसके रूम का दरवाज़ा खुला और लड़खड़ाते कदमों से बिने रूम में आया। उसने एक नज़र बेड पर सोई हुई रेणु को देखा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। वह इस समय ललचाई आंखों से रेणु को स्क्रैन कर रहा था। इस समय उसकी आंखों में एक हैवानियत साफ दिख रही थी। वह बिना कुछ सोचे समझे रेणु पर टूट पड़ा। एक पल को तो रेणु घबरा गई, पर बिने को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो बस अपनी हवस मिटाने में लगा था। इस समय रेणु की आत्मा छलनी हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, पर वह कर भी क्या सकती थी। एक लड़की होने की कीमत वह चुका रही थी। बिने तो आराम से सो गया, पर रेणु की नींद पूरी तरह से ही उड़ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगली सुबह रेणु जैसे तैसे उठी और नहा धोकर तैयार होकर नीचे आ गई। रेणु के ससुराल में बिने और उसकी माँ ही थे। रेणु ने अपनी सास को देखकर उनके पैर छुए तो शोभा रूखे स्वर में बोली, हाँ हाँ सब बस ठीक है, किचन में जाकर नाश्ता बना। रेणु ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और किचन में चली गई। उसने जल्दी से नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। बिने तैयार होकर नीचे आया और नाश्ता करने लगा। उसने जैसे ही एक कोर तोड़कर अपने मुंह में डाला, उसी समय प्लेट उठाकर रेणु के मुंह पर फेंक कर मार दी। अचानक से मुंह पर प्लेट लगने से रेणु का ओठ कट गया और उससे खून निकलने लगा। रेणु ने हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा, पर बिने का मन इससे भी नहीं भरा और वह रेणु के बाल पकड़कर उसे कमरे में ले गया। कमरे में ले जाकर बिने ने पहले तो अपनी हवस मिटाई और बाद उसे बेल्ट से मारने लगा। रेणु की रोने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी, पर शोभा के कानों में जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह आराम से अपना नाश्ता करने में लगी थी। रेणु के साथ अब ये रोज ही होता था। कभी शोभा टॉर्चर करती तो कभी बिने। रेणु को अपने मायके भी बात करने नहीं दिया जाता। कई बार रेणु ने बात करने की कोशिश भी की, पर बिने उस दिन उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करता। बिने और शोभा ने रेणु को धमकी भी दी, अगर उसने किसी को भी बताया तो वह ना तो उसके मायके वालों को छोड़ेंगे ना ही उसे। रेणु के पास सिवाय रोने के और कोई चारा नहीं बचा था। जब भी रेणु के मम्मी पापा, भाई या भाभी इसके ससुराल में फ़ोन करके रेणु से बात करवाने को कहते, तब हर बार बिने और शोभा बहाना बना देते। रेणु के भाई कई बार रेणु से मिलने उसके ससुराल भी आए, पर बिने और शोभा उसे धमका देते। अपने भाइयों को खोने के डर से रेणु कुछ ना कह पाती। अब तो रेणु के साथ ऐसा ही होता। हर रात को बिने उसके साथ ज़बरदस्ती करता और दिन में शोभा उसे आराम तक नहीं करने देती। हद तो तब हो गई जब बिने एक रात अपने घर में एक लड़की को लेकर आया और उस लड़की के सामने रेणु को मारा पीटा। बिने की जाति सहते सहते 1 साल बीत गया। इस 1 साल में बिने और शोभा ने रेणु को हर तरह से टॉर्चर किया। रेणु अच्छे से जानती थी कि बिने कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह हमेशा ही चुप रह जाती। इस बीच रेणु के छोटे भाई विशाल की शादी भी हो गई, पर रेणु उस शादी में शरीक भी ना हो सकी और इस 1 साल में रेणु प्रेग्नेंट भी हुई। पर बिने और शोभा के टॉर्चर की वजह से रेणु ने अपना अजन्मा बच्चा भी खो दिया। एक दिन रेणु ने मौका पाकर अपने भाई विशाल को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर विशाल और मोहन को बहुत ही गुस्सा आया और दोनों भाई अपनी बहन को उस नर्क से बचाने के लिए उसी समय निकल पड़े। कुछ ही घंटों बाद दोनों शोभा निवास पहुंच गए। शाम का समय था। विशाल और मोहन दोनों ही सीधा घर में आए। मोहन ने बिने की कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक घूंसा मारकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत करने की?
विनय खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर इस समय मोहन के सिर पर खून सवार था। वह विनय को मारते जा रहा था। शोभा भी विनय को बचाने आई, पर विशाल उसे उंगली दिखाकर बोला, खबरदार जो बीच में आई तो मैं भी ये भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो। अपने भाइयों की आवाज़ सुनकर रेणु दरवाज़ा खटखटाने लगी। उसी समय पुलिस अंदर आई और पुलिस ने मोहन से विनय को छुड़वा लिया और अरेस्ट कर लिया। लेडी पुलिस ने शोभा को अरेस्ट किया और एक कांस्टेबल ने दरवाज़ा खोला जिसमें रेणु को बंद करके रखा हुआ था। रेणु की हालत जब उसके भाइयों ने देखी तब उनका दिल पसीज गया। दोनों भाइयों ने रेणु को अपने गले से लगाया और मोहन उससे बोला, इतना कुछ क्यों सहती रही, एक बार बोलकर तो देखती। मैं डर गई थी भैया, ये बहुत खतरनाक है, रेणु ने रोते हुए कहा। आपको अपने भाइयों पर जरा भी विश्वास नहीं था दीदी, एक बार बोलकर तो देखती, हम जमीन आसमान एक कर देते, पर आपको इस नर्क से निकाल देते, विशाल ने भी रोते हुए कहा। विशाल और मोहन रेणु को अपने साथ लेकर मायके आ गए और पुलिस ने विनय और शोभा को अरेस्ट कर लिया। घर पर रेणु की दोनों भाभियों ने रेणु को संभाला। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। रेणु ने पिछले 1 साल से जो भी सहा सब कुछ कोर्ट में कह सुनाया। उसका दुख सुनकर सभी की आंखें नम हो गई थी। तभी विनय का वकील उससे बोला, हम कैसे मान लें कि आप जो भी कह रही हैं वह सही कह रही हैं, और वैसे भी विनय आपके पति हैं तो उनका आप पर पूरा हक है, वो जो चाहे कर सकता है। उसकी बात सुनकर रेणु उसकी ओर देखकर बोली, सच में ऐसा ही है क्या? पति है तो क्या वो जबरदस्ती करेगा? किसी लड़की का रेप करने वाले अनजान होते हैं, पर शादी का लाइसेंस लेकर रेप करने वाले को आप क्या कहेंगे? है कोई जवाब? रेणु की बात सुनकर वकील चुप हो गया। तभी रेणु फिर से बोली, नहीं है ना जवाब, होगा भी कैसे? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? वकील ने बात बदलने की कोशिश करते हुए पूछा। उसका प्रश्न सुनकर रेणु बोली, नहीं बताया क्योंकि इसने धमकी दी थी, अगर मैंने अपने मायके वालों को कुछ भी बताया तो या उन्हें मार देगा, ये कुछ भी कर सकता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह फिर से बोली, शादी हर लड़की का सुनहरा सपना होता है, पर जब हम एक अनजान हमसफर पे भरोसा करके अपनों से दूर जाते हैं और एक पल में ये एहसास हो कि जिसे अपना समझकर जीवन भर साथ निभाने कसम खाई वो एक भेड़िया है और उसके जाल में फंसकर अब असहाय हो चुके हैं। मेरे घर वालों ने भी इस पर विश्वास करके मुझे इसके हाथ में सौंप दिया, पर इसने उनका विश्वास तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ पल के बाद वह फिर से बोली, कहते हैं शादी के बाद लड़की का ससुराल ही सब कुछ होता है, लेकिन जब ससुराल ऐसा हो तब लड़की कहाँ जाए? आज मेरे भाइयों ने, मेरी भाभियों ने और मेरे माता पिता ने मेरा साथ दिया, अगर ये लोग साथ न देते तब मैं कहाँ जाती? मुझे ससुराल की तरफ से कोई सुख नहीं मिला, पर मायके की तरफ से मुझे हर रिश्ता अच्छा मिला है। मोहन और विशाल की भागा दौड़ी की वजह से रेणु को विनय से तलाक मिल गया और रेणु को अपने साथ अपने घर लेकर आ गए। दोस्तों, क्या शादी के बाद किसी भी लड़की को अपने मायके बात करने की इजाज़त भी नहीं होती? क्या शादी के बाद लड़की का मायके से संबंध खत्म हो जाता है? आखिर क्यों ये कहा जाता है कि शादी के बाद अपना ससुराल ही देखो, अपने मायके को भूल जाओ? क्यों भूल जाएं अपने मायके को? बचपन से लेकर बड़े होने तक जहाँ हमने अपने जीवन के हर खुशी और पल को बिताया, उसे यूं ही भूल जाएं? सिर्फ कुछ दिनों से बने रिश्तों के लिए अपने बचपन के रिश्तों को भूलना क्या आसान है? आखिर कब समझेंगे ये सब? आज के समय में भी रेणु जैसी कई लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा होता है। रेणु के भाइयों, भाभी और माता पिता ने उसका साथ दिया। अगर वो लोग इसका साथ नहीं देते तब वो क्या करती, कहाँ जाती? अपने मायके को भूलना क्या इतना आसान है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।